गेम ओवर होने के बाद यूजाओ का चेहरा थोड़ा सीरियस होता देख कूजिंग ने तुरंत गेम कंट्रोलर साइड में रख दिया और बोला, गेम छोड़ देते हैं। लगता है तुम्हें मजा नहीं आ रहा, कुछ और करते हैं। बस फिर क्या, दोनों क्वाइटली बेडरूम की तरफ चले गए। जैसे ही डोर बंद हुआ, बाहर की दुनिया ऑटोमेटिकली म्यूट हो गई। दोनों के बीच का डिस्टेंस खुद ब खुद कम हो गया। यंग कपल अपनी दुनिया में खो गया। कुछ वक्त बाद यूजाओ थोड़ा थक कर बेड पर लेटा हुआ था। कूजिंग उसके पास ही था और बिना कुछ बोले हल्के से उसकी बैक पे हाथ फेरने लगा, बिल्कुल जेंटल, बिल्कुल केयरफुल। अचानक कूजिंग हल्की सी स्माइल के साथ बोला, यहाँ तुम्हें एक छोटा सा मोल है। यूजाओ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस बोला, सच में? कूजिंग थोड़ा क्यूरियस हो गया। उसने पूछा, किसी ने पहले तुम्हें बताया नहीं? यूजाओ थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। बोला, मुझे कौन बताता? कूजिंग उसके ऊपर झुक गया, ऑलमोस्ट उसे थोड़ा टीज करते हुए बोला, तुम्हारे पहले वाले बॉयफ्रेंड मे बी? यूजाओ को इस सवाल का ट्रैप समझ नहीं आया और बिना सोचे उसने एकदम परफेक्ट जवाब दे दिया। वो बोला, मेरा कोई एक्स नहीं है। ये सुनते ही कूजिंग उसके कंधों पर झुक गया, होठ दबाए हुए जैसे हंसी रोक रहा हो, बिल्कुल उस बच्चे जैसे जो चोरी से कैंडी खाकर खुश हो पर पकड़े जाने से डरता भी हो। यूजाओ ने ये सब नोटिस नहीं किया, उल्टा उसी ने पूछ लिया, और तुम्हारा क्या? तुम कभी रिलेशनशिप में रहे हो? नोप। कूजिंग बिना हेसिटेशन के बोला, हर वक्त सप्रेसेंट पॉकेट में, हर चीज से लड़ने को रेडी। मैं लव स्टोरी मटेरियल लगता हूँ क्या? क्या मैं लव में पढ़ने वाला जैसा लगता हूँ? यूजाओ को लगा, हाँ बात तो काफी सेंस बना रही है, पर फिर भी उसके लिप्स थोड़े से ट्विच कर गए, जैसे स्माइल को जबरदस्ती रोका जा रहा हो। ऑनेस्टली उसे खुद पे ही थोड़ी सरप्राइज हुई। वो भी कूजिंग की तरह थोड़ा सा खुश फील कर रहा था, लेकिन ऑब्वियसली वो दिखाना चाहता नहीं था। तो थोड़ी ऑकवर्ड सी मूवमेंट के साथ यूजाओ ने अपना फेस फिलों में छुपा लिया, जैसे स्माइल को भी ब्लैंकेट के नीचे हाइड कर दिया हो। पीछे से एक फैमिलियर वार्मथ आई। कूजिंग ने उसे सॉफ्टली हग कर लिया था, बिल्कुल सिक्योर फील देने वाले तरीके से। यूजाओ ने पलटकर उसकी तरफ देखा, आंखों में थोड़ा सा सॉफ्टनेस था, और बिना कुछ बोले उसने कूजिंग के पास आकर उस मोमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। बेडरूम के अंदर एक जेंटल वार्म स्प्रिंग चल रहा था, जबकि बाहर लिविंग रूम में जू डैड ने साय भरते भरते कई बार ऊपर देखा। जू मॉम यानी जियांग ह्यूजी ने पूछा, तुम बार बार ऊपर क्यों देख रहे हो? जू डैड ने फिर एक साय मारते हुए बोला, लगता है फिर से रूम में चले गए, थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? जियांग ह्यूजी ने बिना सर उठाए कामली रिप्लाई दिया, दूसरों की सेक्स लाइफ पर डिस्कशन तुम्हें सूट नहीं करता, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो तुम। जू डैड बिल्कुल स्पीचलेस हो गए। थोड़ी हिचकिचाहट हुई, फिर थोड़ी देर बाद बोले, मैं ऐसा नहीं, मेरा मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा। फिर थोड़ी देर बाद खुद ही बात पलट दी, बोले, नहीं मतलब मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, मैं अपने बेटी की बात कर रहा हूँ। क्या मैं ये भी नहीं कह सकता कि उसकी चॉइस थोड़ी इनअप्रोप्रिएट लग रही है? जियांग ह्यूजी ने शान से जवाब दिया, अच्छा, अगर तुम्हें जाओ के बारे में कुछ इनअप्रोप्रिएट लगता है तो क्लियरली बोलो ना। जू डैड तुरंत बोले, वो डिसेंट नहीं लगता। डिसेंट नहीं लगता? जियांग ह्यूजी ने आईब्रोज उठा ली, बोली, इसका क्या मतलब हुआ? जू डैड थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो गए, बोले, हम पेरेंट्स घर में हैं और वो दोनों बस ऊपर जाके वो सब कर रहे हैं, क्या ये डिसेंट लोगों जैसा बिहेवियर लगता है? जियांग ह्यूजी ने थोड़ी सी ठंडी सी हंसी के साथ जवाब दिया, तो क्या वो सब सिर्फ जाओ अकेला कर रहा है? हमारा बेटा भी तो इक्वली इन्वॉल्व है ना, फिर जाओ ही इंडिसेंट क्यों और जिंग डिसेंट क्यों? जू डैड फिर चुप हो गए। कुछ सेकंड्स बाद फ्रस्ट्रेटेड होकर बोले, हमारे बेटे को भटका दिया गया है। जियांग ह्यूजी ने सर हिला दिया, बोली, बिल्कुल बकवास, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होकर ऐसी बातें बोल रहे हो? जू डैड बिल्कुल चुप। दोनों एल्डरली लोग लिविंग रूम में बैठे रहे, वेट करते हुए कि ऊपर वाले दो लोग कब बाहर आएंगे, पर अंधेरा हो गया और ऊपर से
कोई मूवमेंट ही नहीं। जू डैड से रहा नहीं गया। 2 बार स्टेयर्स चढ़कर डोर नॉक करने ही वाले थे कि जियांग यूजी ने रोक दिया। बोली, अरे ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम? जू डैड बिल्कुल सीरियस टोन में बोले, उन्हें केयरफुल रहने के लिए याद दिलाना है। केयरफुल किस बात का? जियांग यूजी ने आंखें घुमा दी। बोली, डोर खोलते ही अंदर यंग कपल, फेरामोन्स का सुनामी होगा, तुम्हें एम्बैरेसमेंट नहीं होगी। जू डैड अटक गए, फिर फोन उठाते हुए बोले, तो मैं जिंग को कॉल करता हूँ। तुम सच में बेवकूफ़ हो क्या? जियांग यूजी ने सीधा ही बोल दिया। इस टाइम पर कौन सा बेटा पेरेंट्स का फ़ोन उठाता है? सपना देख रहे हो क्या? जू डैड अब इमोशनल हो गए। बोले, मैं मॉरलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ। कम से कम अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखे ना। ये सुनकर तो जियांग यूजी हंसी पड़ी। हेल्थ का ध्यान? हाँ, ये बात तो सही है। फिर थोड़ा सॉफ्ट होती हुई वो बोली, पर टेंशन मत लो। क्या तुम्हें लगता है कि जिंग परपेचुअल मोशन मशीन है? भूख लगेगी तो खुद ही नीचे आ जाएगा ना। पर वो अंदर से खुश भी थी। आखिर वो जिंग को जो इतने दिनों से टॉनिक पिला रही थी वो काम कर रहा था। और जैसे जियांग यूजी ने कहा था वैसा हुआ भी। डिनर टाइम पर कूजिंग और यूजाओ फाइनली नीचे आ गए थे। कूजिंग बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आराम से खाना, बातें, कैजुअल मूड। पर यूजाओ बिल्कुल अपोजिट लग रहा था। उसे लग रहा था कि इतनी देर किसी और के घर रुकना ही बदतमीजी है। ऊपर से जू डैड का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे कभी भी कोर्ट सम्मिल निकाल देंगे। यूजाओ हेड डाउन करके ज्यादा बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। डिनर के बाद कूजिंग कैजुअली बोला, कैसा हो कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ? यूजाओ ऑलमोस्ट रिफ्लेक्स में बोल उठा, नहीं, मुझे घर जाना है। तो कूजिंग उसे गैरेज तक छोड़ने गया। कार में बैठते वक्त भी वो पीछे ही खड़ा रहा। कार आगे बढ़ने लगी। रियर व्यू मिरर में यूजाओ ने देखा कूजिंग अभी भी वहीं खड़ा था, बिना हिले। उस पल यूजाओ को लगा जैसे कूजिंग बिल्कुल उस बड़े से पपी जैसा लग रहा है जो अपने फेवरेट इंसान को काम पर जाते हुए देख रहा हो। और ये थॉट आते ही यूजाओ के लिप्स के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। कूजिंग के घर से निकलने के बाद यूजाओ अपने घर लौट आया, पर सरप्राइजिंगली उसका मूड बिल्कुल ठीक नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर नहीं बल्कि किसी और की जगह शिफ्ट हो गया हो। वो अभी अभी घर आया था, पर घर आने वाली फीलिंग कहीं मिसिंग थी। उसे अचानक जू फैमिली का कोजीनेस याद आ गया। घर लौटते ही एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। यूजाओ को पहली बार क्लियरली रियलाइज हुआ कि उसे ये घर आना बिल्कुल पसंद नहीं। कंपनी जाना हो या घर वापस आना, दोनों में कोई खास फर्क नहीं था। ना कोई सुकून, ना कोई एक्साइटमेंट, बस एक फ्लैट थका हुआ सा रूटीन। और आज उस रूटीन के ऊपर एक अनएक्सप्लेन एग्जॉशन भी चिपक गई थी। घर आते ही यूजाओ सीधा अपने रूम में चला गया। डोर बंद करते ही उसे थोड़ा सा सिक्योर फील हुआ। उसका रूम एक प्रॉपर स्यूट था, अटैच्ड बाथरूम के साथ। बचपन में तो वो पूरा दिन इसी रूम में रह सकता था, और जब बड़ा हुआ तो या तो ऑफिस में ओवरटाइम करता या फिर सोशल इवेंट्स अटेंड करता। ये रूम अब बस उसके लिए एक जगह बन गया था, नहाने और सोने के लिए। और सच बोलूं तो यूजाओ हमेशा से इस जगह से सेटिस्फाइड रहा था। पर आज शॉवर लेने के बाद जब वो अपने बेड पर लेटा तो बिना किसी वजह के उसे कूजिंग का पिलो याद आ गया। बिल्कुल बेकार सी नॉस्टैल्जिया, अनइनवाइटेड। यूजाओ ने आंखें बंद की और खुद को फोर्स किया जल्दी सोने के लिए। कल फिर से ऑफिस जाना था ना, रूटीन तो रूटीन होता है ना, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। अगली सुबह हमेशा की तरह यूजाओ जल्दी उठ गया, फ्रेश हुआ और नीचे आकर कंपलसरी ब्रेकफास्ट ज्वाइन किया। यूजाओ के लिए ये ब्रेकफास्ट कम और मॉर्निंग मीटिंग ज़्यादा लगती थी। अनकंफर्टेबल, बोरिंग और बिल्कुल पॉइंटलेस, पर फिर भी अटेंड करनी ही पड़ती थी। अच्छी बात ये थी कि उसके पास अनाउंस करने के लिए कुछ था। उसने यू हाई से कामली बोला, डैड, वैसे मैंने पहले भी आपसे मेंशन किया था। यू हाई थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। भले ही वो यूजाओ का चेहरा देख रहा था, पर याद उसे कुछ नहीं आ रहा था।
फिर उसने पूछा, क्या फेनलॉन्ग ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट की बात है? ओ नहीं, यू जाओ ने तुरंत क्लैरिफाई करते हुए कहा, वो नहीं, मैं जू फैमिली के पेरेंट्स से मिलने के बारे में कह रहा था। यू हाई के चेहरे पर थोड़ी ऑकवर्डनेस आ गई। बोला, ओ हाँ हाँ राइट, वो बात थी। देखो, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया। टेबल पर बैठे डुआन केई और यू योंग दोनों के एक्सप्रेशन सटली चेंज हो गए। डुआन केई ने मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे डैड तो बहुत बिजी रहते हैं। वैसे मैं तुम्हारी फ्यूचर मदर इन लॉ से लास्ट टाइम मिल चुका हूँ। यू जाओ ने कामली कहा, तो नेक्स्ट टाइम डैड जाकर मिल लेंगे। डुआन केई तुरंत बोल पड़ा, अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा लगेगा जैसे मैं इंडिफरेंट हूँ। फिर थोड़ा एक्साइटेड होते हुए वो बोला, मुझे लगता है नेक्स्ट मीटिंग एक प्रॉपर फैमिली गैदरिंग होनी चाहिए और योंग को भी साथ ले जाना चाहिए। सिर्फ सोच कर ही यू जाओ का चेहरा दर्द करने लगा, पर फिर भी उसने हेड नोट कर लिया और बोला, ये तो योंग के टाइम पर डिपेंड करेगा ना। यू योंग ने तुरंत स्माइल करते हुए बोला, ऑफ कोर्स मैं टाइम निकाल लूँगा, आखिर तुम मेरे बड़े भाई हो। गुड, यू जाओ ने बस इतना ही कहा, तो फिर ऐसे ही डिसाइड कर लेते हैं, देखते हैं डैड कब फ्री होते हैं। अब जाके यू हाई को याद आने लगा कि यू जाओ ने ये बात पहले भी मेंशन की थी। उस टाइम तो वो बिजनेस ट्रिप के चक्कर में था और वापस आकर इस बात को भूल ही गया था। चाहे जो भी हो, ये उसके बेटे की लाइफ का इम्पोर्टेंट इवेंट था। उसे थोड़ा गिल्ट भी फील हुआ। उसने प्लानर उठाया और थोड़ा नर्वस होते हुए डेट्स चेक करने लगा। फिर बोला, चेक कर लेता हूँ। अच्छा हाँ, नेक्स्ट वेडनेसडे कैसा रहेगा? वेडनेसडे नाइट। तुम जाकर उनके पेरेंट्स से बात कर लेना। ओके, यू जाओ ने कामली नोट किया और बोला, तो टेंटेटिवली नेक्स्ट वेडनेसडे रख लेते हैं। डुआन के का एटीट्यूड यू जाओ की शादी को लेकर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। एक तरफ उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि यू जाओ, जिसे वो दिल से कभी अपना मानता ही नहीं था, शादी करके उसके सामने शो ऑफ करे, और दूसरी तरफ ये भी बर्दाश्त नहीं होता था कि यू जाओ कोई बहुत ही अच्छा हस्बैंड ढूंढ ले और फिर ग्लोरी के साथ यू फैमिली से निकल जाए। उसके इमेजिनेशन में बेस्ट सिनेरियो बस एक ही था, यू जाओ को घर से निकाला जाए और वो जितना ज़्यादा मिजरेबल हो उतना बेटर। जब जुआन केई को पता चला था कि यू जाओ का ब्लाइंड डेट कूजिंग के साथ हुआ है, तो उसने तुरंत कूजिंग का बैकग्राउंड चेक शुरू कर दिया था। जैसे जैसे वो कूजिंग के बारे में पढ़ता गया, उसका मूड और ज़्यादा खराब होता गया। कूजिंग के क्रेडेंशियल्स, फैमिली बैकग्राउंड, कैपेबिलिटी, सब कुछ टू परफेक्ट लग रहा था। और यहीं से डुआन कोई को एक नया डर लगने लगा। अगर कल को यू योंग का फ्यूचर पार्टनर कूजिंग के कंपैरिजन में वीक निकला, तो शादी के बाद दोनों भाइयों का कंपैरिजन होगा और यू जाओ सुपीरियर दिखेगा। सोच सोच के उसका दिमाग और भी टॉक्सिक होता गया। वेडनेसडे नाइट डिनर के टाइम सरफेस पे डुआन के बिल्कुल वार्म और पोलाइट बना हुआ था और जू फैमिली को स्माइल के साथ वो ग्रीट कर रहा था, बिल्कुल हैप्पी और वेलकमिंग दिखते हुए। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र प्रॉपरली ड्रेस्ड कूजिंग पर पड़ी, एक सेकेंड के लिए उसकी आंखें ही चमक उठी। फिर तुरंत दिल के अंदर एक शैडो आ गई। उसने सोचा, इतना अच्छा लड़का यू जाओ को कैसे मिल गया? उधर यू हाई भी कूजिंग को देखकर काफ़ी इम्प्रेस लग रहा था। उसने यू योंग से कह दिया, तुम भी अल्फा हो, तुम्हें इससे सीखना चाहिए। यू योंग को कंपैरिजन्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने पोलाइट स्माइल के साथ जवाब दिया, ही मिस्टर कू का लेवल आसानी से कॉपी नहीं किया जा सकता। डुआन केई ने बात को हल्का करने के लिए जोक मार दिया, अब तो फैमिली ही बन रहे हैं, पास आने के मौके मिलते ही रहेंगे, सीखने के चांसेस भी। यू योंग तुरंत बोला, फैमिली? इतनी जल्दी? हमारी यू फैमिली इतनी कैजुअल नहीं है। ये सुनते ही रूम का एटमॉस्फेयर सटली बदल गया। यू हाई ने 2 बार खांसी की और स्ट्रिक्ट टोन में बोला, ज़रा जुबान संभाल के। फिर जू फैमिली की तरफ देखकर स्माइल पेस्ट करते हुए बोला, हमारा छोटा बेटा बचपन से थोड़ा ज़्यादा पैम्पर्ड रहा है, थोड़ा रूड हो जाता है। जू मॉम ने भी स्माइल के साथ सिचुएशन स्मूथ करने की कोशिश की। बोली, कोई बात नहीं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं।
लेकिन जू डैड ने बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं किया। उन्होंने ठंडी सी हंसी के साथ कहा, लगभग 30 साल का है और फिर भी बच्चा, शायद ब्रेन अभी तक फुल्ली डेवलप नहीं हुआ। अब यू फैमिली के चेहरे विजिबली डार्क हो गए थे और बीच में बैठे यू जाओ के फोरहेड पर हल्का सा पसीना आ गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था, ये डिनर सच में शांति से खत्म हो पाएगा या नहीं। पर जू डैड के कमेंट खत्म नहीं हुए थे। वो आगे बोले, ऑलमोस्ट 30 का हो गया है पर बात करना भी नहीं आता। कुजिन के डैड ने ठंडी सी स्माइल के साथ आगे बोला, ऑनेस्टली मेरी तो यही सजेशन होगी कि आप इसे डॉक्टर को दिखाओ। यू हाई खुद एक एरोगेंट अल्फा होते हुए ये बात बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाया। चाहे वो अपने बेटे से कितना भी डिससेटिस्फाइड हो, लेकिन बाहर वाले उसके बेटे का मजाक उड़ाएं, ये बात उसे चुभ गई। उसके चेहरे पर इरिटेशन क्लियरली दिख रही थी। उधर डुआन केई के दिल में तो जैसे मौका ही आ गया। सोचा, आहा आग लगी है, थोड़ा और तेल डाल देता हूँ। वो सोच ही रहा था कि सिचुएशन को और भड़का दे और दोनों फैमिलीज को आपस में भिड़ा दे। पर इससे पहले कि वो आग में घी डालता, जियांग यूजी बोल पड़ी। वो सीधा कूजिंग के डैड की तरफ घूमी, आंखें सिकोड़ के बोली, वैसे आप तो 50 के हो गए हो ना, और आप भी ढंग से बात नहीं कर पाते, तो पहले आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते। पूरी टेबल पर 1 सेकंड के लिए साइलेंस छा गया। कूजिंग के डैड भी बस वहीं फ्रीज हो गए। वो बाकी सबसे लड़ सकते थे, पर बीवी के सामने काउंटर अटैक इम्पॉसिबल था। बस 2 बार की आवाज़ निकाली, जैसे कह रहे हो, तुम किस साइड की हो। जियांग यूजी ऑब्वियसली अपने हस्बैंड के ही साइड पे थी, लेकिन अब 2 फैमिलीज एक ही टेबल पर बैठी थी। अगर बात बिगड़ जाती तो कूजिंग और यू जाओ की शादी भी ऑकवर्ड हो जाती। दिल ही दिल में वो सोच रही थी, बस थोड़ा और झेल लो, जाओ को घर ले आएंगे, फिर इन लोगों से कौन मिलने वाला है। कूजिंग ने भी सिचुएशन स्मूथ करने के लिए जैसे ही सब बैंक्वेट हॉल में सेटल हुए, उसने सबके लिए टी ऑर्डर की और खुद सबके लिए चाय सर्व भी करने लगा। एल्डर्स के बाद उसने यू योंग के लिए भी कप भर दिया। यू योंग स्माइल के साथ बोला, अरे मिस्टर जू, आप खुद मेरे लिए चाय डाल रहे हो, बड़ी इज्जत मिल रही है। कूजिंग इक्वली कामली बोला, कोई बात नहीं, बाद में तुम भी मेरे लिए डाल देना। यू योंग थोड़ा सा ब्लैंक हो गया। डुआन केई तुरंत बोला, बिल्कुल सही, इस टेबल पर सब तुमसे बड़े हैं, ऐसे चुपचाप बैठ के सर्व होना ठीक नहीं। यू योंग ने तुरंत जवाब दिया, तो वेटर्स किस लिए होते हैं फिर। यू हाई का पेशेंस वहीं खत्म, चेहरा सख्त हो गया। बोला, मैंने लगता है तुम्हें ज़्यादा ही बिगाड़ दिया है, इतने बड़े हो गए हो और बेसिक एटिक्यूट भी नहीं आता तुम्हें। क्या तुम बिजनेस मीटिंग्स भी ऐसे ही हैंडल करते हो। इसी मोमेंट पर यू जाओ ने शांत बिल्कुल कंपोज टोन में कहा, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है डैड। यूजुअली योंग के साथ उसका असिस्टेंट टैंग डोंगू रहता है। चाय डालना, पानी देना, टोस्ट प्रपोज करना, जोक मारना, ये सब वो संभाल लेता है। योंग को कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। ये लाइन सॉफ्ट स्माइल के साथ बोली गई थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट काफ़ी शार्प था। अगर इन लॉ सामने बैठे नहीं होते तो यू हाई वहीं यू योंग को और 2-4 बातें सुना देता। डुआन केई के दिल में जलन उठ गई। सोच रहा था, इन लॉज के सामने भी मेरे बेटे को नीचे दिखाना नहीं भूलाइए। तो उसने भी पलट कर वार किया। बोला, हाँ, सोशलाइजिंग के मामले में जाओ काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। क्लाइंट्स एंटरटेन करते करते अक्सर देर रात हो जाती है। देर रात को घर आता है, पूरी बॉडी अल्कोहल की स्मेल से भरी होती है। कभी कभी तो घर भी नहीं आता। एक ओमेगा का ऐसे बाहर पीना मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है। ये कहकर डुआन केई ने सामने इन-लॉज के चेहरे ऑब्जर्व किए। जियांग यूजी तो नॉर्मल थी, लेकिन कूजिंग के डैड का एक्सप्रेशन क्लियरली डार्क हो गया था। तब भी जियांग यूजी ने कामली कहा, हाँ, हमारा बेटा भी ऐसा ही है। आजकल बिजनेस करने वाले लोगों का लाइफस्टाइल ही ऐसा होता है। डुआन केई ने फेक लाफ के साथ ऐड किया, बिल्कुल, इसीलिए मैंने शादी के बाद काम कम कर दिया, घर संभाला, फैमिली देखी, ताकि मेरे हस्बैंड को फ्यूचर की टेंशन ही ना हो। ये बोल के उसने यू हाई को फुल डिवोशन लुक दिया। यू हाई ने भी स्माइल करके बोला, हाँ,
तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, फैमिली के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है। जियांग यूजी को ये ड्रामा बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लगा। फिर भी वो स्माइल के साथ बोली, कितना टचिंग है। मैं तो इतनी डेडिकेटेड नहीं हूँ, ना ही ऐसी डेडिकेशन दिखा पाई। मैंने शादी के बाद भी काम कंटिन्यू किया, इसीलिए अगर जाओ भी काम करना चाहे तो मैं समझ सकती हूँ और उसको फुल सपोर्ट भी करूँगी। टेबल पर बातें स्वीट लग रही थी, लेकिन हर सेंटेंस के नीचे छुपी हुई तलवारें चल रही थी। और हर बार जब डुआन के एक और तीर छोड़ता, जियांग यूजी बिना शोर किए उसे क्वाइटली ब्लॉक कर देती। यू जाओ ये सब देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा वार्मथ आ गया था। उसने सोचा था कि उसकी फैमिली उसे कभी डिफेंड करेगी, पर आज वो काम किसी और ने कर दिया था। और इस मोमेंट पर यू जाओ जेन्युइनली फील कर रहा था कि जियांग यूजी सच में एक बहुत अच्छी और समझदार औरत है। तभी यू हाई ने वेटर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए कि डिशेस सर्व करा दी जाएं। खाने का आधा हिस्सा बीत चुका था जब जियांग यूजी ने सीधा पॉइंट पर बात ला दी। सॉफ्ट स्माइल के साथ बोली, मैं और मेरे हस्बैंड तो सिंपल लोग हैं। वो स्माइल के साथ बोल रही थी, रूल्स रेगुलेशंस हमें ज़्यादा समझ नहीं आते, तो सोचा आपसे ही पूछ लें, इस शादी को कैसे हैंडल करना बेस्ट रहेगा। यू हाई खुद भी कोई एक्सपर्ट नहीं था। वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर ऑटोमेटिकली डुआन केई की तरफ देखने लगा, जैसे मैनुअल उसी के पास हो। डुआन केई ने एक स्मूथ पोलाइट सी स्माइल उठाई और बोला, इतनी जल्दी शादी की बात? जियांग यूजी ने कामली जवाब देते हुए कहा, बच्चे अब छोटे नहीं रहे, अरे अभी भी यंग है। डुआन केई ने स्वीट स्माइल के साथ काउंटर करते हुए कहा। जियांग यूजी भी रुकी नहीं, बात आगे बढ़ाती हुई बोली, पर आपके घर में एक और बेटा भी है ना, बड़े के बिना शादी के रह जाना और छोटे की शादी पहले कर लेना थोड़ा और नहीं लगेगा? इस बात पर डुआन केई का चेहरा एक पल के लिए स्टिफ हो गया। फिर वो संभला और बोला, कोई बात नहीं, मेरा छोटा बेटा इतनी जल्दी में नहीं है। वैसे भी सिंस आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं मना नहीं करता। फिर रियल गेम शुरू करते हुए वो बोला, हमारे घर में ट्रेडिशंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पर टेंशन मत लीजिए, आप अपना कॉमन स्टाइल फॉलो कर सकते हो। वैसे भी जाओ कोई जायज बेटा तो है नहीं, तो हैवी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने की भी ज़रूरत नहीं। हम ज़्यादा डाउरी नहीं देंगे और आपको भी ब्राइड प्राइस देने की ज़रूरत नहीं। कू जिंग के डैड थोड़े कंफ्यूज्ड हो गए, बोले, मतलब कल ही सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर रजिस्टर कर लें? डुआन केई तुरंत बोला, नहीं ऐसा भी नहीं। फिर उसने तुरंत ऐड किया, लेकिन एक बात और, प्रीनप बिल्कुल साइन नहीं करना। जाओ वैसे भी फैमिली से कुछ नहीं लेगा, मुझे डर है कि फ्यूचर में उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। यू जाओ की शक्ल तो देखने वाली हो गई थी। यू हाई लिटरली शॉक हो गया और यू योंग ने ऑलमोस्ट टेबल के नीचे से डैड को थम्स अप दे दिया कि वाह डैड, क्या मूव है। यू यांग को डुआन केई का प्लान समझ आ गया था। अगर वो ज़्यादा डिमांड करते तो भी कू जिंग ईजिली अफोर्ड कर लेता, इसीलिए उन्होंने उल्टा गेम खेला। नो बिग वेडिंग, नो प्रीनप। डिवोर्स हुआ तो प्रॉपर्टी सीधा आधी आधी। कोई नॉर्मल अल्फा इस पर कभी एग्री नहीं करेगा, यही सोच थी उनकी। यू हाई कुछ बोलने ही वाला था, पर डुआन केई ने थोड़ा इमोशनल कार्ड खींच लिया। बोला, हमने भी तो ऐसे ही शादी की थी ना, याद है? यू हाई चुप हो गया। सच में उस टाइम यू हाई रिच नहीं था और डुआन केई एक रिच यंग मास्टर था। प्रीनप तब भी साइन नहीं हुआ था। यू जाओ के हाथ पसीने से भीग गए। उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डुआन केई इतनी दूर जाएगा। डुआन केई ने अपोजिट साइड देखा। जियांग यूजी कामली बोली, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकती। जिंग, तुम क्या सोचते हो? कू जिंग ने बिना एक सेकंड सोचे मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप जैसा चाहते हैं। पूरी टेबल पर शॉक की वेव आ गई। डुआन केई ऑलमोस्ट कुर्सी से गिर गया और यू जाओ भी। यू जाओ ने भी एक सरप्राइज के साथ कू जिंग की तरफ देखा। थोड़ा संभल कर डुआन केई ने पूछा, और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं? जियांग यूजी ने हंसी के साथ जवाब दिया, हम कॉमनर्स ने जिंदगी में कभी प्रीनप का नाम ही नहीं सुना, ये सब अमीर लोगों के रूल्स होते हैं। कू जिंग ने भी कामली पूछा, तो शादी फाइनलाइज समझें? डुआन केई का मूड विजिबली खराब हो गया था, पर फिर भी वो बोला,
अभी कुछ डिटेल्स बाकी हैं, धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। कू जिंग की स्माइल थोड़ी सी शार्प हो गई। बोला, अभी तो आप कह रही थी कि डिटेल्स की ज़रूरत नहीं, बस एग्री कर लो बिना एग्रीमेंट के। मैंने एग्री कर लिया और आपको अब डिटेल्स याद आ रही हैं। एक सेकंड में उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस गहरे हो गए। बोला, अगर ये एक बिजनेस डील होती ना तो अभी तक मैं टेबल ही पलट देता। डुआन के ही कुछ कहने ही वाला था, तभी एक भारी प्रेशर उसके चेहरे पर आया। कुजिंग के पावरफुल अल्फा फेरामॉन सीधे उसकी तरफ डायरेक्टेड थे। यूजाओ के पास बैरियर पैच था, पर डुआन के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। एज एन ओमेगा, डुआन के का स्टोमक तुरंत ट्विस्ट हो गया। नौशिया, डिजीनेस, बोलने की एनर्जी ही नहीं बची। कुजिंग ने टेबल पर नॉक किया और सीधा यूहाई की तरफ देखा। बोला, मिस्टर हाई, अब क्या हम इसे फाइनल समझें? यूहाई ऑलरेडी इस अलायंस से खुश था। कुजिंग भी मान चुका था। वो तुरंत बोला, हाँ बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। कुजिंग का इम्पेशंस उसके फेस पर क्लियरली दिख रहा था। सिर्फ तब जाके जब यूहाई ने फाइनली हाँ बोला, उसके लिप्स पर एक हल्की सी स्माइल आई। बोला, थैंक यू फादर इन लॉ। यूहाई एक पल के लिए थोड़ा सा शॉक्ड हो गया। फादर इन लॉ? फिर तुरंत संभल गया और स्ट्रेंजली उसे यह अच्छा भी लगा। अच्छा अच्छा, यूहाई मुस्कुराया और बोला, तो अब तो हम फैमिली हो गए हैं ना। इस पॉइंट पर डुआन के पास अपोज करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। दिल से नहीं, पर चेहरे पर स्माइल लाकर बोला, हाँ हाँ अच्छा है। फिर यूहाई ने यू योंग को देखा और बोला, जल्दी जल्दी उसे ब्रदर बोलो। यू योंग के चेहरे पर क्लियरली अनविलिंगनेस लिखी हुई थी। फिर भी उसने दांत पीसते हुए जबरदस्ती मुंह खोलकर बोला, ब्रदर। कुजिंग ने बस एक छोटी सी स्मग स्माइल दी। उधर यू जाओ डाइनिंग टेबल पर बैठा सबके साथ मैकेनिकली स्माइल कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी पूरी तरह ब्लैंक था। सच कहूँ तो डिनर से पहले यू जाओ जेन्युइनली नर्वस था, और ये बिना वजह नहीं था। डुआन के सच में शादी को बिगाड़ना चाहता था, और ये वो जानता था। शादी की बात पे तो अच्छे अच्छे प्यार भरे कपल्स भी टूट जाते हैं, कंडीशंस पे एग्री नहीं हो पाते। और यहाँ तो यू जाओ और कुजिंग की अभी ब्लाइंड डेट को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। डुआन के का प्लान सिंपल था, कंडीशंस इतनी हार्श रखो कि सामने वाला फैमिली खुद ही पीछे हट जाए। लेकिन उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि कू फैमिली का रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट होगा। पूरे डिनर के दौरान यू जाओ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था किसी भी मोमेंट पर जू फैमिली का कोई मेंबर खड़ा होकर बोलेगा, ये शादी नहीं हो सकती। स्पेशली जब प्रीनप एग्रीमेंट स्किप करने वाली बात आई, उस पर यू जाओ का दिल ऑलमोस्ट गले तक आ गया था। पर कुजिंग का रिएक्शन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, और उसके साथ साथ यू जाओ की हार्ट बीट और तेज हो गई। यू हाई को फादर इन लॉ बोलना, यू योंग को ब्रदर मानना, ये सब करके कुजिंग का मूड अब काफ़ी अकम्प्लिश लग रहा था। और फिर सबके सामने बिना किसी वार्निंग के कुजिंग ने यू जाओ को अपनी बाहों में ले लिया, उसके फॉरहेड पर एक क्विक किस दी और बोला, अब से तुम मेरी वाइफ हो। यू जाओ का चेहरा एकदम लाल हो गया। सो सून? कुजिंग के डैड ने मटर करते हुए कहा, अभी तो मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। राइट, कुजिंग ने एक्साइटेड टोन में कहा, तो क्या कल ही रजिस्टर कर लेते हैं फिर? कल ही? यू जाओ थोड़ा सा शॉक्ड हो गया। डुआन की ने भी तुरंत बोला, अरे इतनी जल्दी कैसे? कम से कम कोई ऑस्पिशियस डेट तो चूज करो ना। कुजिंग ने बिना टेंशन फोन निकाला, ऑस्पिशियस डे ऐप खोली, 2-3 टैप्स की और बोला, देखिए कल शादी के लिए शुभ दिन है, और प्रूफ के लिए फोन सबको दिखा भी दिया। कुजिंग के डैड अभी भी स्टन थे। बोले, पर कल ही? डुआन के ने भी ऐड किया, तो वेडिंग कब होगी? शादी बिना फंक्शन के मतलब कैसे? तभी जियांग यूजी ने कामली बोला, अरे अभी तो आप ही कह रहे थे ना कि कॉमन स्टाइल फॉलो करने को। हम लोग पहले सर्टिफिकेट लेते हैं, फिर वेडिंग प्लान करते हैं। डुआन के ही कुछ बोलने ही वाला था, पर यू हाई पहले ही इम्पेशेंट हो चुका था। उसने डुआन के का हाथ खींचकर बोला, बस अब बस उन्हीं के तरीके से होगा। तब अचानक कुजिंग ने सब इग्नोर करके सीधा यू जाओ की तरफ देखा।
उसकी आवाज़ सॉफ्ट थी लेकिन सीरियस। बोला, तुम क्या सोचते हो? सच बोलूं तो उस वक्त यूजाओ का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। मैं बस इतना ही निकल पाया मुंह से। ये देखकर कूजिंग ने तुरंत उसे बाहों में ले लिया और सॉफ्ट वॉइस में बोला, ओके, बाद में डिस्कस कर लेंगे, इस महीने और भी काफ़ी अच्छे दिन हैं। कूजिंग के हग में आते ही यूजाओ के चेस्ट के अंदर एक अजीब सी वार्मथ फैल गई। थोड़ा सा कामनेस भी मिला, पर जैसे ही उसने खुद को संभाला, एक रिग्रेट सा चुप गया कि मैं अभी हेसिटेट क्यों कर रहा था, मुझे तुरंत ही हाँ कह देनी चाहिए थी ना। थोड़ी देर बाद डिनर ऑफिशियली ख़त्म माना गया। यू फैमिली और जू फैमिली अलग अलग हो गए। सबके चेहरों पर पोलाइट स्माइल्स थी, लेकिन हर किसी के दिमाग में अपनी अपनी कैलकुलेशन चल रही थी। सीन जू फैमिली की कार का। कूजिंग के डैड अभी भी बड़बड़ाते जा रहे थे, यू फैमिली तो पूरी की पूरी बदमाश है। जियांग यूजी और कूजिंग दोनों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कूजिंग के डैड ने देखा कि दोनों चुप हैं तो थोड़ा सा हम किया, फिर बोले, और वैसे भी कल ही शादी रजिस्टर करने की क्या जल्दी थी, पहले बैठकर बात करनी चाहिए थी ना। कूजिंग कामली बोला, मुझे सिर्फ यू फैमिली को ये बताना था कि जब मैं डिसाइड करता हूँ कि हम किस दिन शादी करेंगे तो उसमें उनकी कोई ओपिनियंस मैटर नहीं करती। कूजिंग के डैड ने तुरंत काउंटर किया, बोले, पर एंड में तुमने जाओ की ओपिनियन तो कंसिडर की ना। कूजिंग एक पल के लिए स्टंट हो गया, फिर थोड़ा इरिटेट होके बोला, वो सेम कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ यू फैमिली के घर पहुंचते ही तमाशा शुरू हो चुका था। डुआन के ही कंट्रोल नहीं कर पाया और कंप्लेन करते हुए बोला, जाओ, तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड तो काफ़ी इम्पल्सिव है, उसने तो फेरामोन से मुझे सप्रेस ही कर दिया था। मैं तुम्हारी तरह बैरियर पैच यूज़ नहीं करता। कूजिंग के फेरामोन्स इतने स्ट्रांग थे कि मुझे चक्कर ही आने लगे थे। यू जाओ कुछ बोलने ही वाला था कि यू हाई ने नॉट करते हुए कहा, तुम्हारी ही गलती है तो तुम्हें ही भुगतना चाहिए था ना। डुआन गेई का चेहरा स्टिफ हो गया। यू योंग भी चुप नहीं रह पाया, बोला, पापा, आप ऐसे डांट को कैसे डांट सकते हो? तुम्हें भी डांट सकता हूँ। यू हाई गुस्से में बोला, तुम लोगों को लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। जाओ की शादी में प्रॉब्लम क्या है? कूजिंग की शादी से पूरी फैमिली ही फायदेमंद रहेगी ना। इस पर डुआन के ही तुरंत डिफेंसिव होते हुए बोला, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस जाओ के लिए ज़्यादा बेनिफिट सिक्योर करना चाहता था। देखो ना, मैंने तो प्रीनप भी साइन नहीं करने दिया। यू हाई समझ गया था कि डुआन के ही झूठ बोल रहा है, पर उसे बहस करना ज़रूरी नहीं लगा। आंखें बंद की और चुपचाप रेस्ट करने लगा। उधर ये बात यूजाओ को समझने में काफ़ी वक्त लग गया कि उसकी शादी बस एक डिनर के टेबल पर फिक्स हो गई थी। क्या यह सच में इतना सिंपल था? उसने पूरी चेन को दिमाग में रिवाइंड किया। जिस दिन से उसने डिसाइड किया था कि कूजिंग ही उसका लेजिटिमेट स्पाउस है, बेस्ट ऑप्शन है, उस दिन से लेकर आज तक मैच मेकर के इंट्रोडक्शन के बाद सिर्फ एक और चीज़ हुई थी, कूजिंग का अचानक अमेरिका भाग जाना। पर उसके बाद सब कुछ इतना स्मूथ, इतना फास्ट, जैसे हर चीज़ के पहले ही ग्रीस ट्रैक्स पर चल रही हो। इतना स्मूथ कि यू जाओ को खुद पर डाउट होने लगा, इतनी अच्छी चीज़ इतनी आसानी से कैसे मिल सकती है ना? कहीं ये सिर्फ किस्मत का झूठा कंफर्ट तो नहीं? दूसरी तरफ यू हाई का मूड अलग ही लेवल पे था। उधर यू हाई तो बिल्कुल ही खुश मूड में था। आजकल यू जाओ से अनयूजुअली फ्रेंडली बिहेव कर रहा था। शायद उसे लग रहा था कि बेटा शादी के बाद घर छोड़ देगा, तो अचानक ही एक प्रीशियस फादर सन बॉन्ड उसे याद आ गया था। उस रात तो हद ही हो गई जब यू हाई ने वाइन की बोतल पकड़ रखी थी और थोड़ा सा इमोशनल ड्रंक टॉक करने लगा था। बोला, तुम अच्छे से जीना, ठीक है? तुमने पहले काफ़ी झेला है। तुम्हारे डैड वो अच्छे आदमी थे। पास का जिक्र अलग बात थी, लेकिन जैसे ही इंग नोंग का नाम याद आया, यू जाओ के पेट के अंदर कुछ उलट गया, जैसे पूरा स्टमक कड़वे पानी से भर गया हो। फिर भी उसके होठ बंद ही रहे। दिल में कितनी भी बिटरनेस हो, एक बूंद भी बाहर नहीं आई। न गुस्सा न आंसू, बस लोअर आईलिड्स और पूरी खामोशी। यू जाओ ने सिर्फ यूहाई को देखा, नशे में डूबा हुआ, इमोशनली अनस्टेबल, और अपनी आंखें नीचे रखे
एक भी इमोशन लीक नहीं होने दिया। यू हाई ने ड्रंक सिंसियरिटी के साथ पूछ लिया, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? यू जाओ ने बिना एक्सप्रेशन के जवाब दिया, नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। ये सुनते ही यू हाई विजिबली रिलीव्ड हो गया। उसने यू जाओ के शोल्डर पर हाथ रखा और बोला, अच्छा अच्छा, तुम मेरे बेटे हो, अच्छे बेटे हो। जू फैमिली में जाओगे तब भी मेरे ही बेटे रहोगे। याद रखना, तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे, चाहे कहीं भी चले जाओ। बाहर से ये सेंटेंस फुल अफेक्शन लग रहा था, पर यू जाओ के लिए ये एक कर्स जैसा था। हमेशा, चाहे वो कहीं भी चला जाए, वो यू हाई का बायोलॉजिकल बेटा ही रहेगा। बात खत्म हुई, सब सोने जाने लगे। हॉलवे से गुजरते वक्त यू जाओ ने देखा कि डुआन के ही पैजामाज में सामने से आ रहा था। उसके लिप्स के कोने पर एक सॉफ्ट स्माइल थी। बोला, जाओ, पापा से बात हो रही थी? हाँ, यू जाओ ने सीधा जवाब दिया। अच्छा है, डुआन केई ने कहा, ज़्यादा बातें किया करो, वो तुम्हें मिस करेगा। फिर उसने यू जाओ के कॉलर को लाइटली टच किया, बिल्कुल एक फैमिलियर फैमिली मेंबर की तरह, और बोला, मुझे भी तुमसे अलग होने का मन नहीं करता। डुआन केई ने धीरे से कहा, सच बोलूं तो काश तुम इतनी जल्दी शादी ना करते। उस पल यू जाओ के स्कैल्प में एक अजीब सी झंझनाहट हुई। दिल चाहता था कि तुरंत पीछे हट जाए, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। काम टोन में बोला, ये इक्वल मैरिज है, कोई पुराने ज़माने की विदाई नहीं हो रही है। फैमिली बेटा नहीं खो रही, सन इन लॉ मिल रहा है। डुआन केई हंस पड़ा और बोला, तुम बिल्कुल अपने लेट पापा जैसे बोलते हो। ये लाइन यू जाओ के कानों में सुई की तरह चुभ गई। डुआन केई ने इंग नोंग को देखा था, उसकी आवाज़ भी सुनी थी। जब डुआन केई और यू हाई रिलेशनशिप में थे, तब इंग नोंग का एग्जिस्टेंस उसे पता ही नहीं था। बाद में जब सच सामने आया तो यू हाई ने कसम खा खा कर कहा था कि वो कब का ब्रेकअप कर चुका है और इंग नोंग से उसका कोई लेना देना नहीं। डुआन केई ने निंग नोंग को बस एक कॉम्प्लिकेटेड एक्स बॉयफ्रेंड समझा था, जो प्रेग्नेंट था, जो पास्ट का बोझ था। इस बर्डन को ख़त्म करने के लिए डुआन केई खुद इंग नोंग से मिलने भी गया था, और वहाँ पूरी डिटर्मिनेशन के साथ इंग नोंग ने सिर्फ एक ही बात कही थी कि इस बच्चे का यू हाई से कोई लेना देना नहीं। यू जाओ को ये बात बाद में समझ आई कि उस वक्त डुआन केई ने इंग नोंग की बात पर भरोसा कर लिया था। कौन जानता था कि एक डेकेड से ज़्यादा बाद उसके सामने ऑलमोस्ट एक ग्रोन अप बेटा खड़ा हुआ होगा, और वो बेटा होगा यू जाओ। उस समय डुआन केई का दिमाग लिटरली फट गया था। वो इंग नोंग से नफरत करता था, पर उसे छू भी नहीं सकता था, तो गुस्सा निकाले कैसे? तो उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन का टारगेट सिर्फ एक ही था, यू जाओ। जैसे वो अगर यू जाओ को हर्ट करे तो उसका अपना दर्द का प्रेशर थोड़ा कम हो जाता हो। पर प्रॉब्लम ये थी कि यू जाओ लकड़ी के टुकड़े जैसा था, लट मारो धक्का दो, उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस ही रहता। सालों तक डुआन केई ने कभी ओपनली कभी इनडायरेक्टली यू जाओ की जिंदगी डिफिकल्ट बनाई, और हर बार यू जाओ के टूटने की बजाय डुआन केई ही खुद फ्रस्ट्रेट होता गया। और अब उसे देखना पड़ रहा था कि यू जाओ अच्छा जीने जा रहा है, शादी, अच्छा पार्टनर, साथ में सिक्योर फ्यूचर। इस पॉइंट तक आते आते डुआन कोई को यू जाओ से इतनी पहले नफरत कभी नहीं हुई थी, पर जब कू जिंग ने बिना हेसिटेट किए यू जाओ को चूज किया तो डुआन कोई को ऐसा लगा जैसे उसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया हो। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट घूमता रहा था कि यू जाओ को इतनी अच्छी जिंदगी क्यों मिले, क्या वो डिजर्व करता भी है? जलन उसके अंदर घुस चुकी थी, इतनी ज्यादा कि आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता।